अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि ऑपरेशन संदूर में जिल्लत में शिकस्त से दो चार होने के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए से यानी कि BLA के ज़रिए से बलूचिस्तान में अब मासूम बच्चों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 2015 के बाद मुतअद्दिद मरतबा कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर BLA ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, और जब भी BLA के दहशतगर्द गिरफ्तार हुए तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर बताया कि वो किसकी माँ के ऊपर ये सब कुछ करते हैं। यानी कि वाज़े तौर पर बताते हुए पाए गए, उनके एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं कि भारत की माँ के ऊपर सब कुछ करते हैं, भारत से उनको फंडिंग होती है। सवाल ये है कि भारत जो कि दुनिया के सामने सफारती सतह के ऊपर, अस्करी सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर, इखलाकी सतह के ऊपर, हर महाज के ऊपर बदतरीन शिकस्त दो चार हुआ है, अब न्यूट्रल मकाम पर बैठकर बातचीत करने की बजाय बलूचिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से ये BLA को इस्तेमाल करते हुए मासूम बच्चों का निशाना बना रहा है। और अब ये रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो फितनल हिंदुस्तान है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के शो में सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब कुछ मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और हमारे साथ होंगे आबी जारिद के हवाले से भी बात हम करेंगे, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे खुसूसी हमारी दरख्वास्त के ऊपर अरशद चबासी साहब। लेकिन उससे पहले नाज़रीन ये बात करना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भारतीय माँ के ऊपर, फितनल हिंदुस्तान, इस सारा नेटवर्क बलूचिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को पहले निशाना बनाते रहे, अब बच्चों का निशाना बना रहे हैं। और जो गुज़श्ता रोज़ जब ये हमला हुआ था तो वहाँ पर 3 मासूम बच्चियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई थी और 2 बालिग अफराद उसमें शहीद हुए, तो मजबूरी तादाद शोहदा की 5 थी। लेकिन आज जो इतलात मौसूल हुई, इस स्कूल बस पर हमले के नतीजे में एक और बच्ची जिसका नाम सहर सलीम था, शदीद ज़ख्मी हुई थी। वो भी अब ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए अपने खाल की हकीकी से जा मिली है। उसने भी शहादत के रुतबे पर वो बच्ची भी फाइज हुई है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के हमरा कोयटा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कोर कमांडर बलूचिस्तान से ब्रीफिंग ली और इस सारी सूरत हाल के ऊपर बड़ा तफसीली गौर व फिक्र किया गया, और बताएंगे आपको अपनी सी डिस्कशन के दौरान कि अब क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, BLA कब एक्टिव होती है, हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर मासूम ज़हनों को बहकाया जाता है। पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के तलबा को भी इन अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपने एजेंडों के लिए, अपने बैरूनी अकाओं को खुश करने के लिए उनको इस बात पर कायल किया जाता है कि वो दहशतगर्दी की वारदातों में इन्वॉल्व हों। वहाँ पर उनको किस तरीके से वर्गलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि एहसास महरूमी के नाम के ऊपर और मुख्तलिफ और गलत फहमियों के नाम के ऊपर। जबकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बलूचिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से तरक्याती मनसूबों के ऊपर काम जारी है, अरबों रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों को बैरून मुल्क आला यूनिवर्सिटियों के अंदर तलीम दिलवाने का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ साथ रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन मसला ये है कि जो बाकी बलूचिस्तान के इलाके, जो बलूचिस्तान एक सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सूबा है, दूर दराज आबादियाँ हैं, उन सब लोगों को भी मुआशी और समाजी तौर के ऊपर हम आहंग करने के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे शुरू हुए, जिसके अंदर गवादर एक बड़ा मनसूबा शामिल है। लेकिन दुश्मन मुल्क की आंखों में भी गवादर खटकता है, और जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, फितनल हिंदुस्तान है, उनकी आंखों में भी खटकता है। वो उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ऑपरेशनल होने की राह में रुकावट बनते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज किसको जाता है? बलूचिस्तान की आवाम को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है। जब गवादर फ्लोरिश करेगा, जब गवादर के ऊपर मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, जब गवादर के ऊपर उसके साइज़ के मुताबिक ट्रेड होगी, तो सबसे पहले जो समरात मिलेंगे रोज़गार के हवाले से, बराह रास्त अपने आप को अपग्रेड करने के हवाले से, रॉयल्टी के हवाले से बलूचिस्तान की आवाम को मिलेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ पर तरक्याती कामों का थोड़ा फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये पैसा वहाँ खर्च होगा। लेकिन जो लोग उसकी राह में रुकावट बनते हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर बलूचिस्तान को पसमानदा रखना चाहते हैं। CPEC के तहत बलूचिस्तान CPEC की सारे मनसूबे का महवर और मरकज़ है, जिसके अंदर गवादर भी शामिल है। दुश्मन की मुल्क की आंखों में CPEC खटकता है और BLA की आंखों में भी CPEC खटकता है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर कीमती मादनियात का
बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं। कुदरत ने बलूचिस्तान को कीमती मादनियात से माला माल किया हुआ है। वहाँ पर तेल और गैस के भी बहुत से ऐसे ज़खायर हैं, ऐसा वहाँ पोटेंशल है जिसको हम अभी तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। वजह क्या? ऐसे गुमराह और दुश्मन के हत्थे चढ़े हुए ऐसे अनासिर जो इसकी राह में रुकावटें बनते हैं। मैं आपको पूरे वसूख और यकीन से कह सकता हूँ, बलूचिस्तान के अंदर हमारी 3 से 4 कंपनियाँ काम करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर गैस और खाम तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तकदीर को संवारने में कामयाब हो सकते हैं, जो पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल को कमी लाने का बायस बन सकते हैं, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मौशी तरक्की के अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अनासिर इन मनसूबों की राह में रुकावट है। उसके बाद आपको याद होगा कि रिसेंटली हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसके तहत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई, इजाफी रकम कलेक्ट होगी, बलूचिस्तान के अंदर N25 बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे जहाँ बनते हैं वहाँ पर तरक्की आती है, आवाम को सहूलियात मिलती हैं, मौशी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। तो ऐसे कार्रवाइयाँ उन सब मामलात की राह में रुकावट बनती हैं। उसके बाद रेकोडेक एक हकीकत का रूप धार चुका है, दुश्मन की आंख में खटक रहा है, क्योंकि रेकोडेक के अंदर जिस कम वक्त के अंदर हमारी सरकारी कंपनियों ने शानदार बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उसकी फिनेंसिंग का बंदोबस्त किया है। मकामी अफराद को उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं, मकामी अफराद की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। लेकिन ऐसे अनासर नहीं चाहते कि रेकोडेक ग्रो करे। रेकोडेक के बाद वहाँ पर और बहुत से कीमती मादनियात के ज़खायर हैं जहाँ पे इंटरनेशनल और पाकिस्तानी कंपनियाँ काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकने का तरीकाकार यही है। आपको याद होगा पाकिस्तान में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद हुआ, अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव ने आके शिरकत की, दिलचस्पी का इजहार किया, और हमारी पाकिस्तान की कंपनी ने भी जॉइंट वेंचर करके बलूचिस्तान में जाकर दीगर मादनियात, कीमती मादनियात ढूंढने का फैसला किया। लेकिन वहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर रहा है हमारे दुश्मन मुल्क अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए। लेकिन हम वाज़ेह तौर पर दुश्मन को बताना चाहते हैं, उसके जो जितने उसके हथकंडे थे, जितने इक़दाम थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, दुनिया के सामने भी शवाहिद ला चुके हैं। कुलभूषण जाधव के ज़रिए से एतराफ़ी बयानात पूरी दुनिया सुन चुकी है कि भारत का एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था और उसने एतराफ़ किया। उसके बाद और बहुत से शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। अब भारत ऑपरेशन संदूर में बदतरीन ज़िले से दोचार होने के पास बुज़दिलों की तरह छुप कर वार कर रहा है। तो मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, हमारी रियासत अमन की रियासत है, हमारी रियासत गैरतमंद है। हमारी रियासत ने यह फ़ैसला किया है कि ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कून कार्रवाई की जाएगी, भरपूर अंदाज में, कानूनी अंदाज में और जवाबी कार्रवाई के ज़रिए से। तो बलूचिस्तान के अंदर अब ऐसे जो नेटवर्क भारत चला रहा था उनका वक्त बहुत कम रह गया। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में आपको बहुत सी डेवलपमेंट्स मिलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से कुछ मज़ीद एक्सक्लूसिव डिटेल भी आपके साथ आने वाले शोज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं कि भारत जहाँ पर रसवाई का हर लिहाज से उसको सामना है, बलूचिस्तान के अंदर उसके करतूत दुनिया के सामने हैं। आबी जहारियत का सिलसिला उसने बरकरार रखा हुआ है और आज भी इतलात आई कि उसने किशन गंगा डैम, जो बुनियादी तौर के ऊपर नीलम झेलम के पानी के ऊपर पन बिजली के मंसूबे के तौर के ऊपर बनाया गया, लेकिन वहाँ पर भारत बड़ी मिकदार में पानी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। उसने यकीन दरियाए नीलम का 40% पानी रोक लिया है। ऐसे होचट गंदों से बाज नहीं आ रहा। अगरचे के DGI SPR ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर आपने आबी जहारियत की और ये सिलसिला इतना सेंसिटिव है कि पाकिस्तान ऐसा ख़तरनाक और खौफनाक जवाब देगा कि उसका जो पाकिस्तान का जवाब और रद्द अमल होगा दहाइयों तक याद रखा जाएगा। तो उसके बावजूद मोदी सरकार के होश ठिकाने नहीं आ रहे, इसके बावजूद मोदी होश के नाखुन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सियासी तौर के ऊपर उसकी वहाँ पर उसको अपनी तदफीन होती हुई दिखाई दे रही है और हर जगह से उसको पहले बेपनाह मुश्किलात पैदा हो चुके हैं। एक जानिब अपने गोदी मीडिया के ज़रिए से प्रोपेगेंडा करता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करता है, BLA के लोगों को व्योन, जी न्यूज़ जैसे चैनल्स पर बिठाकर दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर उनको टाइम स्पेस फराहम करता है और दूसरी जानिब आबी जहारियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। तो उस मकसद के लिए आबी जहारियत से कहाँ कहाँ पर हमें नुकसानात हो सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन के ऊपर पहले नाज़रीन ये ज़रा नक्शा मुलाहिज़ा कीजिए। ये एक
ये जो एक नक्शा हम आपके लिए लेके आए हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैप है। ये भारत के उस पूरे उसके जो नफ्यूरियस उसका डिज़ाइन है, जो उसके मज़मूम मकासद हैं, उसकी तकमील के लिए ये इस नक्शे के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो मुख्तलिफ मनसूबे बना चुका है और पहले से बने मनसूबों की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इस नक्शे में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। ये नक्शा अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान की ज़राअत का नक्शा बदल जाएगा, और जब वो बदलेगा तो पाकिस्तान इस नक्शे को बदलने के लिए फिर भारत का नक्शा बदलेगा। और फिर DGI-SPR की ये स्टेटमेंट मोदी सरकार को जहन में रखनी चाहिए। फिर जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की या भारत के ये हरबे यूं ही जारी रहे और कल को कश्मीरियों ने फैसला कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, तो मोदी सरकार को अपने जहन में रखना चाहिए कि जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त इंडिया के एक इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पूरी तो उनका पानी इंडिया इस्तेमाल करता है, वो भी कश्मीर से निकलते हैं। उनके ऊपर भी फिर भारत का हक ख़त्म हो जाएगा। तो भारत को जहन में रखना चाहिए, इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लिहाजा इंडस वाटर ट्रीटी को उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। तो मज़ीद इंडस वाटर ट्रीटी और आबी जारियत के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अब्बासी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला इसलिए मुनक़ता हो गया था कि हमारी पावर डिवीज़न और सरकारी बाबुओं ने हमें जो लॉलीपॉप दिए हुए हैं कि हमारे यहाँ 44,000 मेगावाट बिजली की सलाहियत है, सरप्लस है, हमने बिजली बेचनी है और इंडस्ट्रीज़ को भी वो गैस बंद करें कि हमसे बिजली लें। हालत ये है कि कल इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर अचानक बिजली चली गई और घंटों तक बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से हमें अपना प्रोग्राम गुज़श्ता रोज़ अचानक ख़त्म बंद करना पड़ा। और आज दोबारा अभी तक बिजली है तो हमने दोबारा अरशद अब्बासी साहब को दावत दी, उनसे बात करेंगे। अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, ये हमने अपने नाज़रीन को एक नक्शा भी दिखाया है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मनसूबों जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, इन मनसूबों के पर अमल दरामद होने से पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है, वहाँ की ज़राअत है, उसका क्या नक्शा आपको नज़र आता है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और इन मंसूबों को रुकवाने के लिए, बर वक्त रुकवाने के लिए, सालों इंतज़ार किए बगैर हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है, और उन मंसूबों की तफसील भी लाजमी बताइएगा सर। देखें कि मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैप ओरिजिनल मिला है एज इट इज़। इसमें रंबीर कनाल, न्यू प्रताप कनाल और तवी रावी कनाल कम्प्लेक्स, इसको और इन्हांस किया जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि कम से कम 8 से 10 MF पानी हमारा इस कनाल इस फंक्शन से, ये जो मास्टर प्लान है, ये पानी हमारा विड्रॉ हो जाएगा। और 8 से 10 मिलियन एकड़ फीट का मतलब ये है कि मार्केट में इसकी प्राइस अराउंड $20 बिलियन है। तो हम ये जो पाकिस्तान में बात करते हैं कि उनको एयरलाइन में इतना नुकसान हो गया है कि रूट बंद हो गया है, पाकिस्तान से वो जा नहीं सकते यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ, तो ये लॉस देखेंगे ये कितना सब्सटेंशियल लॉस है। अब इस लॉस का एक नुकसान ये है कि कितने हमारे काश्तकार, उनके पास कोई काम नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारी सबसे बड़ी बात है कि जनाब का ही एक दरिया है जो कि चावल की फसल को इरिगेट करता है, और ख़ुद सोचें कि इससे हमारी इंटरनेशनल राइस एक्सपोर्ट कितनी मुतासर होगी। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, इसमें अराउंड 28-30 साल के एक्सपीरियंस से, कि हमारे पास सबसे जो बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है वो ये है कि इंडस वाटर कमिश्नर एक अकेला बंदा होता है और वो अकेले ही सारे काम कर रहा होता है। उसके पीछे कोई थिंक टैंक या ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं होते। ऑल्दो यहाँ पे वाटर एक्सीलेंस सेंटर लाहौर भी है, वाटर एक्सीलेंस सेंटर जामशोरो भी है, लेकिन इन सेंटर ये डिसफंक्शनल है। और अगर मुझसे पूछना चाहें तो लास्ट 3 साल में हमारे इंडस वाटर कमिश्नर की परफॉर्मेंस जो कि होनी चाहिए थी उस तरह नहीं है। हमें एनिमी को एंगेज रखना चाहिए था, इन्होंने एनिमी को एंगेज नहीं किया बल्कि उसको अनॉयड किया इस लेवल तक कि हमें नोटिस मिल गए। मैं किसी तरह एक और प्रोग्राम करूँगा किस तरह 10 के मेगा प्रोजेक्ट लद्दाख में आ रहे हैं दरिया सिंध के ऊपर। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कल भी सिंध में एक वायलेंस हुआ है 6 कनाल के ऊपर। काश कोई उनका बंदा बताए कि देखें अब आपको सक्खर बराज से आगे जाके श्योक और दरिया सिंध के उस पॉइंट पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे वो दरिया
पाकिस्तान में एंटर होते हैं। यहाँ दरिया सिंध में ना सिर्फ वो 10 मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बल्कि दूसरा काम वो ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए जेटी और मुख्तलिफ चीज़ें ये बन चुकी हैं। सही। ये तकरीबन 45 किलोमीटर होगा लेह से नीचे, अगर मैप किसी को पता है, लेह से नीचे और पाकिस्तानी तुर्तुक तक जो विलेज है वहाँ तक ये कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल बैराजेस बनेंगे और बैराजेस में वो पानी राइट लेफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे दोस्त हैं लद्दाख में, वो कहते हैं कि हमें ये हाइड्रो पावर तो चाहिए ही नहीं है। ये तो यहाँ पे सर्दियों में तो ये जैसे ऑलरेडी नींबू बास्को और चटक जो बनाया है इन्होंने, 4 महीने तो बिजली नहीं होती, दरिया ही स्क्वीज कर जाता है। हमें तो चाहिए यहाँ पे सोलर चाहिए। यहाँ पे लद्दाख में जिसे कहते हैं ना सनी डे, 300-310 डेज पर ईयर होते हैं, और वहाँ पे लाइन लॉस की तकरीबन 50 से 60% है। तो वहाँ तो मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ ये जो सिंध। जी भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन का, और बिलखुसूस उन मंसूबों को आपने पॉइंट आउट किया, और बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी तरफ आपने निशानदही की। हम तवक्को रखते हैं कि हमारे मुतलका हुकाम मज़ीद इंतज़ार किए बगैर, जहाँ न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भारत के साथ कश्मीर समेत दीगर मामलात के ऊपर बातचीत हो रही है, इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करने के ऊपर बात हो रही है, इन मंसूबों के ऊपर भी फौरी तौर के ऊपर जो उनका प्लानिंग है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है, उसको रुकवाने की अशद ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।